हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। तो आज बच्चों हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो रेस्पिरेशन के बारे में आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है एंड हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल और वी कैन से दैट द फूड। तो हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ respiration. So what is respiration? So respiration is the energy released by the oxidation of food, or we can say that the breakdown of food in the presence of oxygen and get energy is known as the respiration. यानी कि oxidation क्या होता है? Oxidation जब फूड मॉलिक्यूल्स यानी कि एसिमिलेटेड फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का क्या मतलब है? मीन्स जब फूड मॉलिक्यूल्स या एसिमिलेटेड फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहते हैं। और रेस्पिरेशन जब उस एसिमिलेटेड फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड क्या है? यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड यानी कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज? C6H12O6। और जब ये ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 ब्रेक डाउन होगा तो क्या निकलता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और जो ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब व्हाट इज ATP? ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP। अब जो ATP है उसको हम करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। करेंसी मतलब रुपया। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपए। तो उसको करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? जैसे आप लोगों के पास रुपए होते हैं, आप उसको क्या करते हो? आपको पॉकेट मनी मिलती है हर महीने, आप उसको संभाल के रखते हो। और जब आपको कोई भी खर्च करना होता है, जैसे आपको पेन खरीदना होता है या बुक्स खरीदनी होती है, आप उसमें से उतना ही पॉकेट मनी निकालते हो पैसा और उसको खरीद लेते हो। तो ऐसे ही ATP क्या होती है? करेंसी ऑफ द सेल होती है। यानी कि ये हमारी बॉडी सेल्स में स्टोर रहती है और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी हम यूज़ कर सकते हैं। सो जो ATP होती है यानी कि करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसको जितनी ज़रूरत होती है हमारी सेल्स उसको यूज़ करती हैं फॉर द फंक्शंस। तो अब हमें पता चला कि ग्लूकोज से एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैसे रिलीज होते हैं। अब जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यानी कि हम उनके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द, सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड ब्रेक डाउन होगा। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और कहां से लेंगे? फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन ले ली तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड in presence of oxygen, or we can say that oxidation of food. Third step is breakdown of food हो गया तो उसके बाद क्या निकलता है? क्या रिलीज होता है? एनर्जी, दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज होने के बाद फोर्थ स्टेप कौन सा होगा? दैट इज गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 स्टेप्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, सराउंडिंग से ऑक्सीजन ली जाती है, उसके बाद वो फूड को ऑक्सीडाइज करती है यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हो सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है सेल्स के अंदर वो फिर रिलीज आउट हो जाती है, दैट इज गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। आफ्टर रेस्पिरेशन हम लोगों को पता है कि इनटेक, हमने यहाँ पे 2 स्टेप्स पढ़े। फर्स्ट वन इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो इनको हम क्या कहते हैं? राइट, दिस इज ब्रीदिंग। इन स्टेप्स को ब्रीदिंग कहते हैं बिकॉज इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक्सेल। इनहेल और एक्सेल जो दो स्टेप्स होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या एक ही चीज है? नहीं, दो चीजें हैं। कैसे? बिकॉज रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। आप लोगों ने देखा ना कि जब जो ग्लूकोज था C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो ब्रेक डाउन होता है तो क्या फॉर्म करता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है और उसमें हमारे एक जो रिएक्टेंट है उनसे कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन ब्रीदिंग में क्या है? सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, कोई न्यू प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं हो रहा ना। वहीं पर रेस्पिरेशन में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। सो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस और ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। इसलिए दोनों जो रेस्पिरेशन है और जो ब्रीदिंग है दो अलग अलग टर्म्स हैं, उनको हम कॉमन नहीं कह सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, you know that there are two type of respiration, aerobic respiration or anaerobic respiration. Anaerobic respiration. What is the difference between the aerobic respiration and anaerobic respiration? Means aerobic respiration जिसमें oxidation of food to release the energy is known as the aerobic respiration. और हम कह सकते हैं कि breakdown of food in the presence of oxygen is known as the aerobic respiration, जिसमें energy release होती है, यानी कि presence of oxygen। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके लिए हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए ही चाहिए। वेयर इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेटिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? So oxidation of food to release energy is known as aerobic respiration. Yeah, we can say that breakdown of food in the presence of oxygen to release energy is known as aerobic respiration. अब ये होता कैसे है, इसके different steps हैं। तो first step is glycolysis। जो glycolysis है बेटा वो होता है occur in साइटोप्लाज्म। जो सेल होती है, आपको सेल स्ट्रक्चर पता है, 8th क्लास में हम ऑलरेडी सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप्स है रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में ओक्योर होता है। और दिस स्टेप इज कॉमन इन बोथ एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में कॉमन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होता ही होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसमें नो ऑक्सीजन इज नीडेड। इसमें कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए दोनों एरोबिक और अनएरोबिक दोनों में कॉमन होता है। तो इस स्टेप्स में होता क्या है, जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन और प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। यहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस करता है। अब ग्लूकोज क्या है? जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है और जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होता है। इसलिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूस करता है। कैसे? जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 ब्रेक डाउन होगा तो प्रोड्यूस करेगा पायरुवेट दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द पायरुवेट। और ये कितने एटम्स हैं कार्बन के? दैट इज 1 2 3 और यहाँ पर 6, यानी कि जो 6 कार्बन एटम है
वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 कार्बन एटम में, सिंपलेस्ट फॉर्म। और कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए, 2। तो इस तरह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट और प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। यहीं पर ये इसमें थर्ड स्टेप क्या आएगा, इट प्रोड्यूस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप्स है उसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर होते 4 ATP मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं आउट ऑफ 4 में से 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज कर लिए जाते हैं ग्लूकोज के द्वारा, इसलिए यहाँ पर ओनली 2 जो नेट गेन ऑफ द ATP मॉलिक्यूल्स है दैट इज 2 ATP मॉलिक्यूल्स। इसलिए ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स में हम कहते हैं कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। सो आफ्टर दैट ग्लाइकोलिसिस जो पायरुवेट बना है वो पायरुवेट मूव करता है टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। किधर मूव करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में वो लूज करेगा CO2। पायरुवेट जो अपने स्ट्रक्चर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा और कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करता है। जैसे दिस इज द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुवेट, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुवेट। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पर हमने क्या किया, लूज की ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां ये अपने स्ट्रक्चर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। क्या बच गया, एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप बचा है। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप है माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, रिलीज आउट। सो दिस इज द स्टेप, दिस स्टेप इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट इज क्रेब्स साइकिल। ये दोनों के बीच का स्टेप होता है। फर्स्ट हमारा ग्लाइकोलिसिस था, सेकेंड जो स्टेप है अभी हम पढ़ेंगे दैट इज क्रेब्स साइकिल। और जो ये पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म्ड करना, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन द glycolysis and the Krebs cycle. So next step, that is second step, is Krebs cycle. Krebs cycle occurs in the matrix of the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है ना, डबल मेम्ब्रेन होता है और इस तरह की उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो मैट्रिक्स होती है जो बीच में, दिस इज द मैट्रिक्स, और जो क्रेब्स साइकिल होती है दैट ऑक्यर इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब फर्स्ट इज ऑक्यर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए, दैट इज एसिटाइल को ए ऑक्सीडाइज्ड होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स आर लाइक NADH और FADH2। दीज आर द हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल, क्योंकि कंटेन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन। और जो ये हाइड्रोजन है, दीज आर द हाई एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स। हाई एनर्जी के एटम्स होते हैं और इनका यूज होता है इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हमारे कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए इस स्टेप्स में, दैट इज 2 ATP मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस होल स्टेप इज द Krebs cycle. Third one is the next step is the electron transport. That is third step, that is electron transport. This step occur in the
inner membrane of the mitochondria. This one is the outer membrane of the mitochondria and this one is the inner membrane of the mitochondria. और ये steps inner membrane of mitochondria में होता है. अब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट आर NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुए थे क्रैब साइकिल में, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. यानी कि जो हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स ब्रॉट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां पर यूज होते हैं. और यहां पर एक काम क्या होता है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं क्या थे, हाई एनर्जी लेवल के. जो हाई एनर्जी हाइड्रोजन एटम होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द लोअर एनर्जी और अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस स्टेप. तो टोटल हमारे कितने, टोटल 34 ATP molecules is produced in this step. इस स्टेप में यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में टोटल 34 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होते हैं. तो अभी हमने 3 स्टेप्स पढ़ चुके हैं अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. तो जल्दी से उनको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में ओकर होता है और ये एरोबिक और अनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में कॉमन होता है. क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती. वहीं पर इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. आफ्टर दैट इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे एटीपी के, दैट इज 2 ATP मॉलिक्यूल्स. टोटल 4 होते हैं लेकिन 2 ग्लूकोज के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं. तो नेट गेन ऑफ द 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए. उसके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप था कि जो पायरुवेट होता है, जो अभी ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म्ड हुआ है, वो पायरुवेट मूव कर जाता है टुवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया और वहां पर लूज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम ए के साथ क्या बनाता है, एसिटाइल CoA. तो सेकेंड स्टेप इज क्रैब साइकिल. क्रैब साइकिल होती है इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में परफॉर्म होती है और वहीं पर क्या प्रोड्यूस होता है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज्ड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है. साथ में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल्स. क्रैब साइकिल में भी 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो उसके बाद हमने थर्ड स्टेप पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. यहां जो क्रैब साइकिल में हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो बने थे, हाइड्रोजन जो कैरियर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहां ऑक्यूर होता है, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. और जब ये हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. यानी कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे एनर्जी के, दैट इज 34 ATP मॉलिक्यूल. सबसे ज्यादा तो इसी स्टेप्स में हो रहे हैं ना. ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जब ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा 6CO2 प्लस 6H2O. अब ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन कितने ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए टोटल, 2 क्रैब साइकिल में हुए थे
और 34 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, तो टोटल कितने हो गए 36। तो 36 मॉलिक्यूल हमारे प्रोड्यूस हुए। लेकिन अब आप कहोगे कि मैडम 2 मॉलिक्यूल्स तो ग्लाइकोलिसिस में भी सिंथेसाइज हुए थे। तो बेटा कई बुक्स में आपको 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए मिलेंगे और कई बुक्स में 38 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप्स है वो कॉमन है इन एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में। इसलिए कहीं पर हम उन मॉलिक्यूल्स को काउंट कर लेते हैं और कहीं पर नहीं करते। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि वो कॉमन है बोथ एरोबिक और अनएरोबिक में, और अभी हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उन मॉलिक्यूल्स को भी काउंट करें तो हमारे एक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो बच्चों आज हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।